सोचिए कि एक बहुत ही ज़रूरी ईमेल लिखा गया है। ग्रामर बिल्कुल सही है, वोकैबुलरी बहुत ही शानदार है और स्पेलिंग की भी कोई गलती नहीं है। हाँ, और ऐसा अक्सर होता भी है। बिल्कुल। लेकिन उसे पढ़ने के बाद सामने वाला जो क्लाइंट है या कलीग है वो अचानक नाराज हो जाता है। ये तो काफी आम समस्या है ना? अक्सर ये देखने में आता है कि अंग्रेजी बोलते या लिखते समय सब कुछ सही होने के बावजूद बातचीत का लहजा या टोन एकदम गलत दिशा में चला जाता है। सही बात है। और इसका सबसे बड़ा कारण कोई बहुत बड़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होती, बल्कि एक बहुत ही छोटा सा शब्द होता है जो अनजाने में ही एक सामान्य से निवेदन को एक सख्त आदेश में बदल देता है। ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति है। अक्सर लोग जब कोई नई भाषा सीखते हैं ना, तो उनका पूरा ध्यान सिर्फ मुख्य शब्दों पर होता है, यानी वोकैबुलरी और टेंस पर। हाँ, वो बस ट्रांसलेट करने में लगे रहते हैं। बिल्कुल। वे उन शब्दों को एकदम नजरअंदाज कर देते हैं जो बातचीत की असली भावना या नीयत तय करते हैं। अंग्रेजी भाषा में बातचीत के इस टोन को सेट करने वाले शब्दों को ही मॉडल वर्ब्स कहा जाता है। तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा का विषय यही है। आज हम इफ की तह तक जा रहे हैं, वो किसी आम ग्रामर की किताब की तरह नियमों का पहाड़ नहीं खड़ा करती। हाँ, ये सोर्स बहुत ही दिलचस्प है। बिल्कुल, बल्कि एक बहुत ही सुलझे हुए टीचर की तरह बहुत ही आसान भाषा में समझाती है कि ये मॉडल वर्ब्स असल में काम कैसे करते हैं और कैसे ये हमारी पूरी बातचीत का रूप रंग बदल सकते हैं। तो हमारा मिशन आज यही है कि इन मॉडल वर्ब्स के पीछे छिपे मनोविज्ञान को गहराई से समझा जाए, ताकि सीखने वालों के लिए अंग्रेजी का ये विषय हमेशा के लिए आसान हो जाए। सही कहा। अगर इस रहस्य को सुलझा लिया जाए कि बोलते समय लहजा अचानक रूखा या अधिकारात्मक क्यों लगने लगता है, तो रोजमर्रा की बातचीत में बहुत स्पष्टता आ सकती है। तो शुरुआत बिल्कुल बुनियादी सवाल से करते हैं। आखिर ये मॉडल वर्ब्स साधारण हेल्पिंग वर्ब से अलग कैसे हैं? हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। में बताया गया है कि ये मुख्य क्रिया के साथ मिलकर काम करते हैं। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा भाषा के मैकेनिज्म को देखना होगा। अगर हम इज, एम, आर या वॉज, वर जैसे साधारण हेल्पिंग वर्ब्स को देखें तो उनका काम बहुत ही सीमित होता है। मतलब वो सिर्फ समय बताते हैं। बिल्कुल, वे सिर्फ ये बताते हैं कि कोई काम अभी हो रहा है या हो चुका है, लेकिन मॉडल वर्ब्स वाक्यों में एक मानवीय भावना जोड़ते हैं। अच्छा। उदाहरण के लिए मान लीजिए मुख्य क्रिया या मेन वर्ब एक कार का इंजन है। इंजन का काम है गाड़ी को आगे बढ़ाना, जैसे प्ले या वर्क का काम है एक्शन दिखाना। तो मॉडल वर्ब्स उस गाड़ी में क्या करते हैं? मॉडल वर्ब्स उस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील और ब्रेक हैं। अरे वाह, ये तुलना बहुत ही सटीक है ना? वे तय करते हैं कि वो एक्शन किस दिशा में जाएगा, कितनी गति से जाएगा और उसके पीछे ड्राइव करने वाले की नीयत क्या है। तो क्या हम मॉडल वर्ब्स को किसी डिश में डाले गए मसालों की तरह भी मान सकते हैं, जो मुख्य वर्ब में मिलकर उसका पूरा स्वाद ही बदल देते हैं? एकदम सही। वे तय करते हैं कि वाक्य में क्षमता, अनुमति, संभावना, सलाह या दायित्व, इनमें से कौन सी भावना हावी रहेगी। बिना स्टीयरिंग के इंजन सिर्फ शोर करेगा, कोई दिशा नहीं दिखाएगा। अच्छा, एक बहुत ही सख्त नियम पर जोर दिया गया है, जिसे अंग्रेजी का गोल्डन रूल कहा गया है। हाँ, और ये नियम बहुत जरूरी है। ये नियम कहता है कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी V1 ही आता है। उसमें कभी एस या ईएस नहीं जुड़ता। बिल्कुल, मतलब शी कैन प्ले हमेशा सही होगा और शी कैन प्लेज हमेशा गलत। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग अक्सर यहीं पर गलती क्यों करते हैं। गलती का मुख्य कारण सिंपल प्रेजेंट टेंस की पुरानी आदत है। स्कूल में सिखाया जाता है कि जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे ही या शी, तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगाना जरूरी है। हाँ, ये तो हम सबने रटा हुआ है। बस यही बात है, लोग इसी नियम को मॉडल वर्ब्स पर भी थोप देते हैं। लेकिन मॉडल वर्ब्स के साथ ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि वे सीधे तौर पर एक्शन नहीं कर रहे होते, वे सिर्फ एक अवस्था या मोड सेट कर रहे होते हैं। मतलब वो सिर्फ मुख्य क्रिया को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, वो खुद कभी नहीं बदलते। ये नियम इतना पक्का है कि इसे बातचीत की नींव मान लेना चाहिए। ठीक है, तो इंजन और स्टीयरिंग व्हील तैयार है और गोल्डन रूल भी एकदम साफ है। अब एक एक करके इन 8 मॉडल वर्ब्स की परतों को खोलते हैं। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले बात करते हैं कैन और कुड की, जो क्षमता और अनुमति से जुड़े हैं।
और कि कैन का इस्तेमाल वर्तमान क्षमता बताने के लिए होता है। जैसे कोई कहता है आई कैन स्विम। हाँ, लेकिन मुझे यहाँ एक बात खटकती है। अक्सर लोग अनुमति मांगने के लिए भी कैन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कैन आई कम इन। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं। व्याकरण के हिसाब से ये गलत नहीं है, लेकिन सुनने में ये थोड़ा रूखा या अधिकार जताने वाला लगता है। ऐसा क्यों है? देखिए, यहीं पर ग्रामर और असली बातचीत के बीच का फर्क समझ में आता है। कैन मुख्य रूप से शारीरिक या मानसिक क्षमता का प्रतीक है। अच्छा। जब कोई पूछता है कैन आई कम इन, तो तकनीकी रूप से वो ये पूछ रहा है कि क्या उसमें अंदर आने की क्षमता है। ये बहुत ही सीधा और थोड़ा आक्रामक लगता है। ओ, जैसे कोई अपनी ताकत दिखा रहा हो। बिल्कुल, इसीलिए कुड की तरफ ले जाता है, जो इसका पास्ट फॉर्म है। तो कुड का इस्तेमाल बीते हुए कल की क्षमता बताने के लिए होता है। हाँ, जैसे आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग। लेकिन सबसे जरूरी बात, वर्तमान में विनम्र निवेदन करने के लिए भी ये सबसे बेहतरीन माना जाता है। और यहीं पे सबसे बड़ी उलझन पैदा होती है। अगर कुड पास्ट टेंस है, जिसका मतलब सकता था होता है, तो वर्तमान काल में किसी से निवेदन करने के लिए इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। मतलब कुड यू हेल्प मी में बीते हुए कल की तो कोई बात नहीं हो रही है। क्या पास्ट टेंस का शब्द वर्तमान में इस्तेमाल करने से कोई खास असर पड़ता है? भाषा के मनोविज्ञान में इस घटना को मनोवैज्ञानिक दूरी या साइकोलॉजिकल डिस्टेंस कहा जाता है। साइकोलॉजिकल डिस्टेंस वो क्या होता है? जब वर्तमान काल का इस्तेमाल होता है तो बात बहुत तात्कालिक और सीधी होती है। सामने वाले पर तुरंत जवाब देने का दबाव बनता है। हाँ, ये तो है। लेकिन जब पास्ट टेंस का शब्द जैसे कुड इस्तेमाल होता है, तो बोलने वाला अनजाने में अपनी बात और सुनने वाले के बीच एक काल्पनिक दूरी बना देता है। अच्छा, ताकि सामने वाले को दबाव महसूस ना हो। एकदम सही। ये दूरी एक तरह का खाली स्पेस देती है। ये एक तरह की विनम्र झिझक है। इसलिए फॉर्मल बातचीत में कोड हमेशा कैन से ज्यादा पेशेवर माना जाता है। तो असल में समय को पीछे नहीं ले जाया जा रहा है, बल्कि बातचीत में थोड़ा सा खाली स्पेस दिया जा रहा है, ताकि सामने वाला सम्मान महसूस करे। बिल्कुल, ये बहुत ही बारीक लेकिन असरदार बात है। क्षमता और विनम्रता के बाद संभावनाओं की बात की गई है। इसके लिए मे और माइट को समझाया गया है। हाँ, पॉसिबिलिटीज का खेल। मे का मतलब है मजबूत संभावना और माइट का मतलब है कमजोर संभावना। इसे समझने के लिए क्या हम मौसम विभाग का उदाहरण ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, बताइए। मान लीजिए आसमान में बहुत सारे काले बादल छाए हैं, तो हम कहेंगे इट मे रेन टुडे, क्योंकि सबूत साफ है। लेकिन अगर आसमान बिल्कुल साफ है और बस एक छोटा सा बादल दिख रहा है, तो हम कहेंगे इट माइट रेन टुडे। क्या ये समझना सही है? मौसम का उदाहरण स्थिति को समझने के लिए ठीक है, लेकिन इंसानी व्यवहार मौसम से कहीं ज्यादा जटिल होता है। वो कैसे? इसे एक ऑफिस के वादे से जोड़कर देखते हैं। मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन पास है और एक कलीग कहता है आई मे फिनिश दिस रिपोर्ट बाय इवनिंग। मतलब वो कॉन्फिडेंट है। हाँ, इसका मतलब है कि वो आश्वस्त है। उस पर भरोसा करके आगे का काम प्लान किया जा सकता है। लेकिन अगर वही कलीग कहता है आई माइट फिनिश दिस रिपोर्ट बाय इवनिंग, तो यहां स्थिति बिल्कुल अलग है। मतलब खतरे की घंटी बज जानी चाहिए। बिल्कुल बच जानी चाहिए। वो दरअसल ये कह रहा है कि काम पूरा होने की संभावना बहुत कम है। सिर्फ एक चमत्कार ही उसे शाम तक खत्म कर सकता है। ओह, तो वो सीधा ना भी नहीं बोल रहा। यही तो बात है। अक्सर लोग माइट का इस्तेमाल तब करते हैं जब वे सीधा ना नहीं कहना चाहते, क्योंकि ना कहना बुरा लग सकता है, लेकिन वे किसी कमिटमेंट में भी नहीं फंसना चाहते। ये तो ऑफिस पॉलिटिक्स को डिकोड करने जैसा हो गया। हाँ, माइट एक बहुत ही चालाक शब्द है जो इंसान को झूठे वादे करने से बचाता है। ये देखना सच में दिलचस्प है कि कैसे एक छोटा सा मॉडल वर्ब उम्मीदों को पूरी तरह से दिशा दे रहा है। खैर, अब संभावनाओं से आगे बढ़कर नियमों और सलाह की बात करते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी हिस्सा है। मार्गदर्शन के लिए शुड और मस्ट का जिक्र किया गया है। इन दोनों में अक्सर काफी कंफ्यूजन होता है। और ये मॉडल वर्ब्स का सबसे संवेदनशील हिस्सा भी है। यहाँ एक छोटी सी गलती किसी भी रिश्ते को बिगाड़ सकती है। बाप रे, तो शुड कैसे काम करता है? शुड का इस्तेमाल सलाह देने के लिए होता है, जहां चाहिए का भाव होता है। इसे बहुत ही सीधे शब्दों में समझाया गया है, जैसे पीपल शुड ईट हेल्दी फूड। मतलब एक तरह की नैतिक जिम्मेदारी। हाँ, एक अच्छा विचार है, लेकिन इसमें सामने वाले को चुनने की पूरी आजादी होती है। ये एक दोस्त की तरह दी गई सलाह है। लेकिन अगर मैं इसी वाक्य में मस्ट लगा दूं, जैसे यू मस्ट ईट हेल्दी फूड, तो क्या टोन बदल जाता है? पूरी तरह से बदल जाता है। मस्ट का मतलब है मजबूत दायित्व या सख्त नियम। अच्छा,
तो मान लीजिए मैं ऑफिस में अपने किसी कलीग को कोई सामान्य सुझाव देना चाहती हूँ और गलती से शुड की जगह मस्ट बोल दूं, जैसे यू मस्ट रीड दिस बुक। तो ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो क्या मैं एक फिक्रमंद दोस्त की बजाय एक सख्त बॉस जैसी लगने लगूंगी? 100%। और ऐसा अक्सर ईमेल्स में देखने को मिलता है, जहां चेहरे के भाव नहीं दिखते। जब लिखा जाता है यू मस्ट सेंड द फाइल बाय 5 PM, तो ये एक स्पष्ट आदेश है। एक मैनेजर तो ऐसा लिख सकता है। हाँ, लेकिन अगर कोई अपने कलीग को ऐसा लिख दे तो दूसरा व्यक्ति बहुत बुरा मान सकता है। मस्ट पूरी तरह से अधिकार जताता है। समझ गई, ये सामने वाले से विकल्प छीन लेता है। बिल्कुल। शुड हमेशा एक सुरक्षित दायरा बनाता है। मस्ट का इस्तेमाल सिर्फ वहां होना चाहिए जहां नियम तोड़ना खतरनाक हो, जैसे यू मस्ट वेयर अ सीट बेल्ट। ये समझना बहुत जरूरी है कि व्याकरण के नियम असल में सामाजिक व्यवहार के नियम हैं। सिर्फ एक शब्द बदलने से आप तानाशाह लग सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो चलिए वर्तमान के नियमों को समझने के बाद अब भविष्य और कल्पना की दुनिया में चलते हैं। आखिरी दो वर्ब्स हैं विल और वुड। विल तो बहुत ही सीधा और स्पष्ट है। हाँ, भविष्य के कार्यों के लिए। जब बात पक्की हो, एक ठोस निश्चय हो, तब विल का इस्तेमाल होता है। आई विल कॉल टुमारो एक पक्का वादा है, इसमें कोई अगर मगर नहीं है। लेकिन वुड का मामला इतना सीधा नहीं लगता। हाँ, वुड थोड़ा अलग है। वुड का इस्तेमाल विनम्र निवेदन के लिए तो होता ही है, जैसे वुड यू लाइक सम टी, लेकिन इसका सबसे दिलचस्प उपयोग काल्पनिक स्थितियों के लिए होता है। इमेजिनरी सिचुएशंस के लिए। बिल्कुल। भाषा का रूप देने का सबसे बेहतरीन तरीका है। बहुत ही खूबसूरती से कहा आपने। वुड दरअसल इंसान के लिए एक भाषाई सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। सेफ्टी नेट मतलब सुरक्षा कवच। हाँ, इंसान का दिमाग हमेशा वास्तविकता का सामना नहीं करना चाहता। कई बार ऐसी चीजों के बारे में बात करनी होती हैं जो सच नहीं हैं, या ऐसी स्थितियां बनानी होती हैं जहां कमिटमेंट से बचा जा सके। अच्छा, जैसे बहाने बनाना। एक तरह से जब कोई कहता है आई वुड हेल्प बट आई एम बिजी, तो वो दरअसल ये कह रहा है कि उसके अंदर मदद करने की इच्छा तो है, लेकिन बाहरी असलियत उसे रोक रही है। ओह, तो वो अपनी सामाजिक छवि को भी अच्छा बनाए रख रहा है। बिल्कुल। वुड हमें उस दुनिया में ले जाता है जो अभी है नहीं, लेकिन दिमाग में पूरी तरह से जिंदा है। मतलब विल यथार्थ की ठोस जमीन है और वुड कल्पना और कूटनीति की उड़ान। ये सच में चौंकाने वाला है कि कैसे ये छोटे छोटे शब्द हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को दिखा देते हैं। यही इस ज्ञान की असली ताकत है। अगर देखा जाए तो इसने सिर्फ ग्रामर के नियम नहीं सिखाए हैं, बल्कि इंसानी व्यवहार को पढ़ने का एक चश्मा दे दिया है। बिल्कुल। अगर सिर्फ ये रट लिया जाए कि कैन का मतलब सकता है और शुड का मतलब चाहिए, तो ये सिर्फ एक मशीन की तरह ट्रांसलेट करना होगा। सही बात है, उसमें भावनाएं तो होंगी ही नहीं। लेकिन जब ये समझ में आ जाता है कि कुड कैसे मनोवैज्ञानिक दूरी बनाता है, माइट कैसे कमिटमेंट से बचाता है और मस्ट कैसे अधिकार जताता है, तब इंसान असल में भाषा का मास्टर बनता है। और वो आत्मविश्वास तभी आता है जब पता हो कि कौन सा स्टीयरिंग व्हील कब घुमाना है। और साथ ही वो गोल्डन रूल हमेशा याद रखना है। हाँ, मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, बिना एस या ईएस के। ये एक ऐसा अटल नियम है जो इस पूरी व्यवस्था को बिना किसी कंफ्यूजन के बांध कर रखता है। जो लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि अंग्रेजी बोलते समय उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है, उनके लिए ये डिकोडिंग बहुत काम की है। तो इस डिकोडिंग प्रोसेस को अब समेटने का वक्त आया है। आज की इस ज्ञानवर्धक चर्चा में हमने देखा कि कैसे ये 8 छोटे मॉडल वर्ब्स महज शब्द नहीं हैं। हाँ, ये इंसान के इमोशंस और इरादों के वाहक हैं। सही। मॉडल वर्ब का चुनाव बातचीत में हमारे असली भाव को बिल्कुल सही ढंग से सामने वाले तक पहुंचाता है। अगर रोजमर्रा की जिंदगी में इनकी प्रैक्टिस की जाए तो ये विषय बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल।